गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद मोल कंसेप्ट। एंड गाइस, अभी तक परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली है। एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो हम लोगों ने देख लिया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। अब गाइस मैं तुम लोगों को एक रिएक्शन दे रहा हूँ और वो रिएक्शन तुम लोगों को सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही साथ तीनों की तीनों अभी तक हम लोगों ने जो चीजें की है वो तुम लोगों को कवर हो जाएंगी। तो गाइस क्वेश्चन इज 2a plus 3b giving me c plus 2d, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है। एंड दे हैव गिवन अस दैट 2 मोल्स ऑफ नहीं 3 मोल्स ऑफ ए इज रिएक्टिंग, ठीक है। 3 moles of A is reacting. Calculate number of moles of B required, number of moles of C required, number of moles of D required. Guys, अगर अभी ये नहीं आ रहा है तो हम लोगों का जो बेस है वो कमजोर है, ऐसे समझ लो। अब ये सबको आना ही चाहिए। ये देखो, ये बताओ जरा करके कैसे करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों का स्कूल में जो मैथमेटिकल बेस बनाया गया है वो बहुत कमजोर है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो बताओ बी की क्वांटिटी बताओ। सबका मैसेज आना चाहिए गाइस, सबका मैसेज आना चाहिए। सिर्फ बी की क्वांटिटी मुझे चाहिए। ओके, रश्मि करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट आंसर है, मानस करेक्ट आंसर है। चलो चलो जल्दी जल्दी, चिंतन करेक्ट, यश करेक्ट। जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सेम क्वेश्चन का सेम आंसर वापस मत दो, तुम लोगों का आंसर रॉन्ग है समझ लो। वेदांत करेक्ट, सानिका करेक्ट, क्षितिज करेक्ट। ओके, अभी बहुत लोगों का आंसर आ गया है। तो सिद्धेश, योर आंसर इज रॉन्ग फॉर द 5th टाइम यू आर सेंडिंग द सेम आंसर। ओके, जया करेक्ट, विमी करेक्ट, अर्पिता करेक्ट, स्नेहा, सानिका, साची करेक्ट, अनुज करेक्ट। ओके, बहुत लोगों का आंसर आ गया गाइस। तो चलो अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और बाद में इसको 2 से डिवाइड कर दो, खत्म। गाइस कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोगों को आना ही चाहिए। 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बिकम 9/2 मोल, खत्म। गेटिंग इट और नॉट? नाउ गाइस नेक्स्ट, यहाँ पे सी कितना बनेगा, तो सी के लिए वापस तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 गुणा 1, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 हो जाएगा, नथिंग एल्स। एंड गाइस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो व्हाट यू विल गेट, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएंगे 3 मोल। कोई शक? ओके, नाउ गाइस दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू दैट 3 मोल्स ऑफ ए, 3 moles of A is reacting with 3 moles of B, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? तुम लोगों को परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो 3 मोल ए 3 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है सिर्फ, तो कंप्लीट रिएक्शन हो रही है क्या गाइस? मुझे बताओ, कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है क्या? कितने मोल चाहिए थे? 9/2 मोल चाहिए थे, तो 9/2 के बदले सिर्फ और सिर्फ 3 मोल ही रिएक्ट हो रही है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, मतलब हमारे ए में कुछ तो मिलावट है। गाइस याद है ना परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट, वो घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। सो 3 मोल्स ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ बी, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, 3 मोल बी के लिए कितने मोल ए लगता है वो फाइंड आउट करो। मैं तुम लोगों को सामने से एक हिंट दे रहा हूँ। 3 मोल ए के लिए, सॉरी 3 मोल बी के लिए कितने मोल ए के लगते हैं वो फाइंड आउट करो। पहले वो करके दिखाओ मुझे। चलो, कितने मोल ए के लगेंगे जल्दी। सिद्धेश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। क्षितिज करेक्ट आंसर है, सोनाली करेक्ट आंसर है। गाइस बताओ, विमी करेक्ट आंसर है, अर्णव करेक्ट, रश्मि करेक्ट, अनुज करेक्ट। ओके, तो गाइस तुम लोगों को रिएक्शन में कितने मोल ए के रिएक्ट करेंगे वो समझ में आ रहा है। देखो पहले तुम लोग 3 मोल बी के लिए, 3 मोल बी के लिए कितने मोल ए के लगेंगे वो फाइंड आउट करो सब जन जल्दी।
तो तुम लोगों को पता चलेगा कि 3 मोल बी के साथ कितने मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं। चलो जरा निकालो, जरा निकालो। 2 मोल लग रहे हैं, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये 3, 3 और 3 कट गए, यू विल गेट 2 मोल। कोई शक? तो गाइस 2 मोल, मुझे बताओ ए के सिर्फ 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ए के 3 मोल बी के साथ सिर्फ 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बट इनिशियली कितने दिए हैं, इनिशियली कितने दिए हैं, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्टेड divided by total amount, divided by total amount, total amount multiplied by 100, करेक्ट। अब गाइज अमाउंट रिएक्टेड कितनी है, अमाउंट रिएक्टेड इज 2 मोल, मल्टीप्लाइड बाय कितने, 3 मोल, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय कितने, 3 मोल, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 200/3, एंड ये तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 66.67%। गाइज ये समझ में आ रहा है क्या, देखो, इज इट क्लियर, समझा नहीं समझा? ठीक है, तो ये परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला था गाइज। सेम रिएक्शन, सेम सारी चीजें, 2a प्लस 3b गिविंग अस c प्लस 2d, ठीक है। तो इसके कितने मोल लिए थे हम लोगों ने, 3 मोल, तो 3 मोल ए, 3 मोल ए हम लोगों को दे रहा है, हम लोगों को दे रहा है 0.5 मोल सी, नहीं 0.75 मोल, 0.75 मोल सी। What is the percentage yield of the reaction? What is the percentage yield of the reaction? ठीक है, अभी तुम लोगों को परसेंटेज यील्ड निकालना है। परसेंटेज यील्ड पूछा होगा तो ये 100% प्योर है, ठीक है। ए इज 100% प्योर और वो कंप्लीट रिएक्शन देगा, एंड वो करने के बाद भी तुम लोगों को थोड़ी सी यील्ड कम आ रही है, हेंस वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। तो ये निकालो, चलो। 2 मोल कैसे आया, अरे देखो, तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इस 3 से डिवाइड करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गाइस, याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चेतन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सिद्धेश कुछ तो मिस्टेक हो रही है, वापस एक बार देखो। रश्मि करेक्ट आंसर है, विमी करेक्ट आंसर है। रश्मि, यू आर फ्रॉम न्यू बैच और फ्रॉम ओल्ड बैच? बिकॉज आपका नाम अभी अभी दिखने लगा है, पहले नहीं दिखता था। ओल्ड बैच, ओके। चेतन, यू आर फ्रॉम न्यू बैच और ओल्ड बैच? पूर्वल करेक्ट आंसर है, ओल्ड बैच, ओके। तो न्यू बैच में कोई कोई है जिसको आंसर आ रहा है, न्यू बैच स्टूडेंट्स? देखो ओल्ड बैच वालों को भी ये सारा पार्ट नहीं हुआ था। ओके, तो गाइज सबसे पहले तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला पता होगा। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऑन theoretical yield, on theoretical yield। तो गाइज मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंटल तुम लोगों को पहले से देख के रखा है क्या? अर्णव करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सोनाली करेक्ट आंसर है, उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हो आप। तो मुझे बताओ, तुम लोगों को एक्सपेरिमेंटल यील्ड दे के रखी है क्या? गाइज याद रखो, तुम लोग लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाओगे, तो तुम लोगों को जो पहले से दिया रहता है वो रहता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तुम लोगों को पहले से जो दिया दे के रखा है दैट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एंड
अब ये तुम लोगों को पहले से देके रखा है, कितना देके रखा है, तो दैट इज 0.75 मोल डिवाइडेड बाय अब तुम लोगों को थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है गाइस। अब थियरी में यील्ड कितनी आ रही है, देखो 3 मोल के लिए एक्चुअल में कितने सी मिलने चाहिए, 3 मोल के लिए 3 मोल ए कितने मोल सी देने चाहिए, 3 मोल ए कितने मोल सी देने चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड अगर हम लोगों को निकालनी है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो गाइस 3 को यहाँ पे 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गाइस, नथिंग एल्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 एंड 3/2 इज नथिंग बट 1.5। तो गाइज यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज में चाहिए, तो ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 50 जा एंड यू विल गेट 50% एज योर आंसर। गाइज तुम लोगों को कामली सोचना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। ये हम लोगों को पहले से दे के रखा था विच वॉज एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड तुम लोगों को नीचे थियोरेटिकल यील्ड निकालनी थी, मतलब कि एक्चुअल में जब 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो कितने बनने चाहिए, तो कितने बनने चाहिए थे, 1.5 मोल बनने चाहिए थे, बट उतने ना बनते हुए सिर्फ 0.75 मिल रहा है, मतलब यील्ड कम आ रही है। तो कितनी कम आ रही है, तो 50% यील्ड कम आ रही है या फिर 50% रिएक्शन हो रही है। गेटिंग इट और नॉट। नाउ गाइस केस 4, हम लोगों ने 3 केसेस देख लिए थे, नाउ केस 4। केस 4 इज when concentration of more than one reactant is given, more than one reactant is given, ठीक है। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर दिए रहेंगे तो क्या होता है, तो गाइज ये 4th है, मैंने नंबर गलत लिख दिया, दिस इज 4th, सब टॉपिक नंबर 4, ठीक है। इसको हम लोगों ने गाइज अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, याद रखो। दिस इज नॉट द थर्ड कैलकुलेशन बिकॉज गाइज सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हेन मास मोल्स वॉल्यूम इज गिवन, बाद में हम लोगों ने देखा था परसेंटेज यील्ड, और बाद में तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था परसेंटेज प्योरिटी। दिस इज द 4th टाइप व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन। अब गाइज इसमें 2 चीजें रहती है, एक रहता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब गाइज मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या, तो रिएक्शन को लिमिट करेगा, रोक देगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे एल आर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल आर, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एल आर, मतलब मैं इसे एल आर से रिप्रेजेंट करूंगा अभी। अब गाइस एल आर जो है वो रिएक्शन को लिमिट करता है, मतलब क्या, तो रिएक्शन चालू हो गई, देखो मेरे पास बहुत कम लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब वो लिमिट में रहने वाला है, तो ये एकदम कम है, और इसको मैं दूसरे किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। गाइस आर यू गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है क्या, देखो दूसरा एक रिएजेंट भी है जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करके एक नया कोई एक थर्ड कंपाउंड बना रहे हैं, बट गाइज मुझे बताओ ये कंपाउंड कितना बनेगा, जितना मेरे पास ए कंपाउंड है, बिकॉज बी तो बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो जब रिएक्शन होगी तो धीरे धीरे ए कम होते जाएगा, अच्छे से सुनना, धीरे धीरे ए जो है वो कम कम होते जाएगा, ए कम कम होते होते एक पॉइंट आएगा जब ए खत्म हो जाएगा, तो ए खत्म हो गया मतलब क्या, तो ए इज माई लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, तो रिएक्शन को रोक देता है, रिएक्शन को एक लिमिट लगा देता है, वो जैसे ही खत्म हो जाए तो रिएक्शन रुक जाएगी। गेटिंग इट और नॉट। अब ये कहाँ पे यूज होता है, लेट्स अज्यूम तुम लोग एक कोई केमिकल यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड वो केमिकल बहुत महंगा आता है, महंगा इन द सेंस कि कुछ कुछ केमिकल ऐसे भी रहते हैं कि जिनके 5 ग्राम भी 50,000 में जा सकते हैं, मतलब सोने से भी महंगे, ठीक है। तो 5 ग्राम 50,000 में मिल रहा है और तुम लोग उसे किसी रिएक्शन में यूज कर रहे हो। अब मुझे बताओ 5 ग्राम तुम लोग यूज कर रहे हो और उस रिएक्शन की यील्ड 50% ही आई, तो हम लोगों ने ऊपर ही परसेंटेज यील्ड देखा है, ठीक है। तो गाइस अगर उस रिएक्शन की यील्ड 50% है तो 5 ग्राम में से कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे,
5 ग्राम में से सिर्फ 2.5 50 आधा रिएक्ट करेगा। तो 50,000 में से तुम लोग सिर्फ 25,000 की चीज यूज कर रहे हो और बाकी 25,000 की चीज फेंक दे रहे हो, तुम लोगों को परवड़ेगा क्या गाइस? ये हम लोग, इज इट अफोर्डेबल बाय अस? ऑब्वियसली वी कांट अफोर्ड इट। तो डेफिनेटली हम लोगों को उसे पूरी तरह से रिएक्ट करना है। अब वो पूरी तरह से रिएक्ट कब करेगा? जब हम लोग 5 ग्राम वो महंगा केमिकल ले रहे हैं, लिमिटिंग एजेंट ले रहे हैं, ठीक है, एंड 20 ग्राम बी ले रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा गाइस? 5 ग्राम 20 के साथ तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मतलब मुझे क्या बोलना है, जब हम लोग दूसरी चीज एक्सेस में लेंगे तो छोटी वाली चीज जो है वो एक्सेस के सामने कम गिर जाएगी और एक्सेस वाली चीज पूरी तरह से उसके साथ रिएक्ट कर लेगी एंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए पूरी तरह से रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो गाइस लिमिटिंग रिएजेंट जो रहता है, इट इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लिमिटिंग क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2, it when concentration of limiting reagent becomes zero, becomes zero, reaction stops, reaction stops, ठीक है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। एंड अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे तो वो उसकी स्टेप में तुम लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी। बट पहले ये लिख दो। एंड दूसरा रिएजेंट जो रहता है वो रहता है एक्सेस में, एक्सेस रिएजेंट, जिसे हम लोग बोलेंगे ER। ओके, अब इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। RXN मतलब रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स concentration of excess reagent is not zero, कुछ तो वो बचेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया था, ठीक है। तो गाइस तुम लोग चाहिए तो ये डायग्राम बना सकते हो कि मेरे पास थोड़ा सा ए था जिसे मैंने बी के साथ रिएक्ट किया, जिसे मैंने बी के साथ रिएक्ट किया जो कि बहुत ज्यादा एक्सेस में था। इन दोनों रिएक्शन में तुम लोगों को प्रोडक्ट में मिलेगा सी, यहाँ पे सी बन गया, जितना ए था उतना ही ऑलमोस्ट सी बनेगा। एंड उसके साथ बी जो है वो बच जाएगा। गाइस मुझे बताओ बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ या नहीं हुआ? मुझे बताओ बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? तो डेफिनेटली इट इज डिक्रीजिंग बट इट इज नॉट बिकमिंग जीरो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस यहाँ पे ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हम लोगों को दे रहा है सी, बट कुछ अमाउंट ऑफ बी बच रहा है, समथिंग इज लेफ्ट आउट ओवर हियर, ठीक है। बस खत्म, इतना ही है, लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। चलो गाइस हो गया लिख के? ओके, तो गाइस नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है।
हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो गाइज उसके लिए तुम लोगों को और कुछ नहीं, तुम लोगों को एक्स निकालना है। अब ये एक्स क्या है? एक्स कैन बी एनीथिंग, बराबर। तो एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन द क्वेश्चन। अब याद रखो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे क्या? नहीं, दे माइट गिव यू मास, मास देके रखेंगे, या फिर वॉल्यूम देके रखेंगे, या फिर नंबर ऑफ एटम्स देके रखेंगे। उधर से तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। याद रखो चैप्टर में कुछ भी दिया हो, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब गाइज नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। इससे हम लोगों को एक्स मिलता है। एंड स्मॉलेस्ट कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड, कंपाउंड लिखते सब्सटेंस लिख देते हैं, उसमें कंपाउंड एलिमेंट सब कुछ आ जाएंगे। सब्सटेंस हैविंग स्मॉलेस्ट रेशियो, स्मॉलेस्ट रेशियो इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो गाइज इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए, चलो देखते हैं। अब देखो 2a प्लस बी गिविंग अस, गिविंग अस सी प्लस डी, सी प्लस 2d, ठीक है। ये हम लोगों को रिएक्शन दिए। अब इसमें सबसे पहले एक्स लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो देखो ये रिएक्शन तुम लोगों को देके रखेंगे एंड तुम लोगों को बोलेंगे इसके 4 मोल है। कोई भी पहले इसको सॉल्व नहीं करेगा, पहले मेरी बात सुन लो। इसके 3 मोल है एंड फिर सी और डी कितना बनेगा एंड विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर एक्सेस रिएजेंट कितने में बचेगा। तो गाइज ये एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग ले लेते हैं। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ही जंप मारते हैं। तो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, find limiting reagent, also find amount of excess reagent left, amount of excess reagent left। गाइस मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं करने का। amount of excess reagent left, also find amount of C and D, amount of C and D formed, okay। तो बट स्टिल विमी एंड सिद्धेश करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पे देखो जरा मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर उसके बाद आंसर निकालो। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को अगर देखते ही हम लोगों को देख लगेगा कि बी जो है उसके मोल्स कम है। तो बी अगर कम मोल्स वाला है तो वो क्या बन सकता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता गाइज कि हमेशा कम मोल्स वाला लिमिटिंग रिएजेंट बने। तो पहले तुम लोगों को एक्स निकालना है, 2a प्लस बी। हाँ पहले एक्स निकाल लेते फिर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो एक्स फॉर ए का एक्स कितना आएगा गाइस, नंबर ऑफ मोल्स गिवन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गाइस हम लोगों को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी समझ में आता है ना, ये जो नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स गिवन इज 4 डिवाइडेड बाय दिस कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 2। अब गाइस मुझे बताओ एक्स बी कितना बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन विच इज 3, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो ये बन जाएगा 3। तो मुझे बताओ किसकी वैल्यू कम है, तो एक्स ए की वैल्यू कम है, मतलब एक्स फॉर ए इज लेस कंपेयर टू दैट ऑफ एक्स ऑफ बी। तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम लोगों को मिल गया। गाइस मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, लिमिटिंग रिएजेंट बना ए। ये तुम लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये निकलना भी, और फाइंड ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ सी एंड डी। अब ये निकलना भी एक बहुत इजी टास्क है अगर तुम लोग इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो तो। अब गाइस रिएक्शन क्या है, 2a प्लस बी गिविंग यू सी प्लस 2d। अब इसे कैसे निकालते हैं, देखो गाइस सबसे पहले तो तुम लोगों को कितने मोल्स देके रखे वो याद रखो, मतलब ये लिख दो, यहाँ पे 4 मोल है
यहाँ पे 3 मोल है एंड इनके मोल्स दिए नहीं, मतलब अभी तक ये बने ही नहीं है, रिएक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ये अभी तक बने ही नहीं है। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में, गाइज अभी तक प्लेलिस्ट बनी नहीं है मोल कंसेप्ट की, जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद प्लेलिस्ट बनती है, पहले प्लेलिस्ट नहीं रहती। तो तुम लोगों को कुछ नहीं, तुम लोग सिर्फ वो पेज ओपन कर दो मास्टर क्लास का एंड उसमें वीडियोस में जाके देखना स्टार्ट करो, तुम लोगों को वीडियोस में डायरेक्ट मिल जाएंगे मोल कंसेप्ट के लेक्चर्स। ठीक है, अभी तक मोल कंसेप्ट की प्लेलिस्ट बनी नहीं है बिकॉज चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो गाइज ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले तुम लोगों को ये लिखने आना चाहिए। तो रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, मुझे बताओ रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज? अरे जल्दी बताओ, ये इतना तो आना ही चाहिए। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितने से कम होगा? तो 4 मोल्स माइनस 2x, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना कम होगा? 4 मोल्स माइनस 2x। अब याद रखो गाइज, हम लोगों का x कौन रहता है? तो हम लोगों का x बन जाता है जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका x, मतलब x की वैल्यू कितनी लोगे तुम लोग? x की वैल्यू तुम लोग लोगे 2। ये समझ में आना चाहिए कि x जो है वो हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट रहता है, तो x की वैल्यू हम लोगों के लिए बन जाती है 2। कोई शक? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइज, सिमिलरली यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे? यहाँ पे तुम लोग करोगे 3, यहाँ पे तुम लोग करोगे 3 प्लस एक्स। गाइज याद रखो 2x, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 2, इसलिए 2x। यहाँ पे 1 था तो इसलिए 1x, मतलब 3 प्लस लिखा है मैंने गलती से, 3 माइनस एक्स। अब गाइज सी में क्या होगा? सी में कुछ भी नहीं था, मतलब पहले से 0 थे। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो प्रोडक्ट साइड पे तुम लोग करोगे प्लस एक्स। एंड डी में कॉन्सेंट्रेशन 0 था पहले, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा? तो 2x से बढ़ेगा। ये इतना लिखने आ गया तो इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, तो कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, विद प्रैक्टिस विल गेट यूज टू इट। अब गाइज ये कैसे होगा? 4 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 बन गया। अब गाइज यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस एक्स कितना है? 2 है, तो ये 2 बन गया। अब 0, मतलब 0 में कुछ एडिशन करेंगे तो उतना ही रहता है, तो ये सिर्फ 2 बन जाएंगे। एंड यहाँ पे गाइज 0 प्लस 2x, मतलब ये कितने बन जाएंगे? तो ये 4 बन जाएंगे। तो ये 0 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल और ये 4 मोल। तो मुझे बताओ गाइज एक्सेस रिएजेंट कितना बचा? एक्सेस रिएजेंट कितने में बचा? तो 1 मोल एक्सेस रिएजेंट का बच गया। मुझे बताओ गाइज सी के कितने मोल्स फॉर्म हुए? 2 मोल सी के फॉर्म हुए। अब मुझे बताओ डी के कितने मोल्स फॉर्म हुए? 4 मोल डी के फॉर्म हो गए। ठीक है, विल टेक अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस एंड उसके मतलब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करोगे। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग।
चलो गाइस, हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हम्म तो क्वेश्चन इज N2 plus 3H2 giving us 2NH3, ठीक है। And guys, they have given that 67.2 liter of N2 is reacted with कितने ले रुको जरा, मुझे मल्टीप्लीकेशन कर लेने दे एक छोटा सा। तो 179.2 liter of H2, 179.2 liter of H2। सेम, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ N2 और H2 लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, वॉल्यूम ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, एंड तीसरा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो गाइज अच्छे से देखो, मुझे बताओ लीटर दिया हो, ग्राम्स दिया हो या नंबर दिया हो, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? जल्दी बताओ। अरे एलआर नहीं फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। हाँ, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। एलआर एंड ऑल वो सब सेकंड स्टेप हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोगों को मोल फाइंड आउट करना है इस चैप्टर का हार्ड। तो गाइज सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो। तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4। तो गाइज अगर देखोगे तो ये 66 के अराउंड ही है, ये 66 के अराउंड है। तो ये डिवाइडेड बाय 22.4, तो तुम लोगों को मिलेगा 3 मोल। सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सिद्धेश करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने देके रखे हैं? 179.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। तो गाइज ये अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो 22 8 जा 176 उसके अराउंड आ रहा है, 176 के अराउंड आ रहा है। तो ये 8 मोल हो गए। तो पहले तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, ठीक है। अब गाइज नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद तुम लोगों को मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर एक्स निकाल के दिखाओ तो चलेगा। एक्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन कितने दिए हैं, वो दिया नहीं था, वो लीटर में दिया था, जो तुम लोगों ने मोल्स में कन्वर्ट किया। इतना टैलेंट रहना चाहिए। अब गाइज नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना है? 3 है। तो 3/1 यू विल गेट 3। अरे समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे x ऑफ H2। याद रखो गाइस, अगर मोल्स ज्यादा है या फिर मोल्स कम है, उसके ऊपर से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाल पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2 के मोल्स कम है, तो कुछ स्टूडेंट्स का कैसे रहता है कि भाई ये कम है मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट रहना चाहिए, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब गाइस इसके कितने आ जाएंगे? 8/3, करेक्ट बोल रहे हो अपने आप। तो H2 के हो जाएंगे 8/3। 8/3 इज नथिंग बट 2.67, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ गाइस, ऊपर का नंबर 3 है, नीचे का नंबर 2.67 है, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट बन गया? विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट नाउ? एलआर कौन बन गया? एलआर बन गया H2, वेरी नाइस, ठीक है। एलआर कैसे निकालते समझ में आ रहा है? तुम लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब 3/1, या फिर यहाँ पे 8 मोल आए तो 8/3 उतना ही करना है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब ये इधर वाला नंबर रहता है, तो 8 मोल आए उसको 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। गेटिंग इट? ओके,
नाउ गाइज, हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया, फिर वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस निकालना है। तो पहले तो तुम लोग वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पहले तुम लोग क्या निकालोगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम लोगों की रिएक्शन क्या है, हम लोगों की रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3। ठीक है, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, पहले ये देख लो समझ लो। अब गाइस, इनके मोल्स पहले कितने दिए थे, इसके मोल दिए थे 3 मोल, इसके मोल दिए थे 8 मोल एंड इसके मोल दिए थे 0 मोल। अब गाइस मुझे बताओ, 3 मोल में, हाँ याद रखना, हम लोग माइनस एक्स करते हैं तो यहाँ पे ये जो है वो हम लोगों का एक्स बन जाता है। ठीक है, जो छोटी वैल्यू होती है वो हम लोगों का एक्स बन जाता है। पहले हम लोग दोनों के लिए एक्स निकालते हैं एंड इनमें से जो छोटी वैल्यू रहती है वो हम लोगों का एक्स बन जाता है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 3 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 था तो सिर्फ इसमें से x माइनस होगा। सेकंड वाले में से क्या होगा गाइस, सेकंड वाले में से 3 माइनस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 माइनस 3x होगा। यहाँ पे 0 प्लस, प्रोडक्ट साइड पे प्लस होता है बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है, तो 0 प्लस 2x होगा, खत्म, नथिंग एल्स। अब गाइस यहाँ पे तुम लोग आंसर निकालना स्टार्ट करो। x की वैल्यू कितनी आई है, 2.67। ठीक है, या फिर 8/3, क्या लिखा है मैंने सर, इट्स 8, कहाँ पे मैंने 8 लिखा है, तो ये अच्छा हाँ यहाँ, ओके हाँ, गॉट इट गॉट इट। तो 8 - 3x, 8 - 3x। अब गाइस पहले वाले में क्या होगा, 3 - 8/3, 3 - 8/3। दूसरे वाले में क्या होगा, 8 - 3 इंटू 8/3। तीसरे वाले में क्या होगा, 0 + 2 इंटू 8/3। अब गाइस यहाँ पे 9/3 - 8/3 कितना बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा सिर्फ। गेटिंग इट, 1/3 मोल बच रहे हैं यहाँ पे, देखो 1/3 मोल बच रहे हैं यहाँ पे गाइस। ये 0 0 हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 बच गया। अब गाइस 3 या सॉरी 8 16/3 बच जाएगा यहाँ पे। एंड दीज आर योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ मोल। अब मुझे बताओ, ये तुम लोगों ने मोल निकाल लिया, बट तुम लोगों को मोल पूछा है क्या, नहीं, दे आर आस्किंग यू वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो मुझे बताओ, अब वॉल्यूम निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, वॉल्यूम निकालने के लिए तुम लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से। ठीक है, तो 22.4/3 लीटर N2 बच जाएगा, ये तो 0, मतलब ये बचेगा ही नहीं कुछ। एंड इसका क्या होगा, 16 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 3 लीटर। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम लोगों को एमसीक्यूज में पता अपने आप चल जाता है। ठीक है, तो इसके आगे तुम लोग कैलकुलेशन लेके जा तो सकते हो, बट लेके जाने की जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन देख लो, स्टेप बाय स्टेप जाओ एंड अगेन एक ही टाइम में ये मेथड यूज टू होना जरा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वही स्टूडेंट्स को बहुत बार कंफ्यूज करता है, जब तुम लोग अभी खुद सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को रियलाइज भी होगा। ठीक है, बट विथ इनफ प्रैक्टिस यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। जब 16 इंटू 22.4/3 लीटर्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, करेक्ट बोल रहे हो, उतना अमोनिया प्रोड्यूस होगा।
ये लिख दो गाइस, मैं फिर तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, डोंट वरी। एंड किसी का तो बार बार हैंड रेज हो रहा है बाय मिस्टेकनली, आई गेस। इसके ऊपर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, जिन लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना बाकी रह गया था, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बट रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। अभी पहले से रिएक्शन दी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अभी रिटर्न फॉर्म में एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। याद रखो गाइस, तुम लोगों को एग्जाम में रिएक्शंस दी नहीं रहेंगी, तुम लोगों को वो लिखने आनी चाहिए। एंड इस स्टेज पे, मतलब इस लेवल पे तुम लोगों को अभी तक रिएक्शंस हुई ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो वहां पे तुम लोगों को अभी के लिए गूगल की हेल्प लेनी है। बट विद टाइम हम लोग जैसे जैसे रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, तुम लोगों को वो अपने आप आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोगों को रिएक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, तुम लोगों को मोल कैलकुलेशन आ रहे कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज 70 grams ऑफ N2 is reacted with 20 grams of H2. Find mass of excess reagent left and mass of ammonia formed. सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस तुम लोगों का भी लीटर मतलब वॉल्यूम के बदले मैंने मास दे दिया है, ठीक है। तो अगेन गाइस, तुम लोगों को हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले तुम लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। गाइज यहाँ पे कितने लोग अभी तक मेरे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में नहीं है? व्हाट्सएप पे मैंने जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाए हैं, कितने लोग अभी तक डाउट सॉल्विंग ग्रुप में नहीं है? ओके, तो आ, तुम लोग अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स को पूछ सकते हो कि मेरे डाउट सॉल्विंग ग्रुप की लिंक चाहिए मुझे, ठीक है। मतलब शिवम सर के डाउट सॉल्विंग ग्रुप की लिंक चाहिए, वो तुम लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, बस अपनी, मतलब तुम लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात करो, बिकॉज उनको पता है कि तुम लोगों को, मतलब उनके अंडर बहुत कम लोग हैं, तो तुम लोगों को इजीली लिंक भेज पाएंगे। अगर तुम लोग सब जन मुझे मैसेज करोगे तो मुझे बहुत टाइम चला जाएगा, यहाँ भेजना पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। वेरी नाइस सिद्धेश, करेक्ट आंसर है।
ओके, सिद्धेश आई गेस आपने कुछ तो मिस्टेक की है छोटी सी, वापस एक बार चेक करो, समथिंग इज रॉन्ग। रश्मि करेक्ट आंसर है, नाइस। ओके, तो गैस चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े, बताओ मैं अभी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले तो N2 मतलब रिएक्शन लिखनी है हम लोगों को, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3, दिस इज आर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में तुम लोगों को सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विच इज 70 डिवाइडेड बाय गिवन मास। अभी ये समझ में आता है ना गाइस, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो N2 का मोलार मास हो जाता है 28। तो गाइस इसका आंसर कितना आएगा, 7 10 जा 70, 7 4 जा 10, तो आंसर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 2.5 मोल। एंड गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गिवन मास 20 ग्राम्स दिया है H2 का मास, डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास आता है 2, तो ये हो जाएगा 10 मोल। अब गाइस तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद तुम लोगों को अभी x निकालना है। तो x ऑफ N2 कितना आएगा, N2 का x आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 ओनली। ये समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड गाइस यहाँ पे x ऑफ H2 कितना हो जाएगा, x ऑफ H2 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 3, 20 by 3 which becomes, ये कितना बन जाएगा 20 by 3 which becomes 6.67 मोल, करेक्ट 6.67, सॉरी 20 by 3 नहीं 10 by 3, सॉरी 10 by 3, तो 10 by 3 मतलब ये 3.33 बन जाएगा। 3.33 में देख रहा था कि तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं, तो है तुम लोगों का ध्यान। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट आई गेस मिल गया, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, LR कौन है, LR बन गया हम लोगों का N2, ठीक है। एंड 2.5 जो है वो हम लोगों का बन गया x। अब आगे के कैलकुलेशन में हम लोग ये एज अ x यूज करने वाले हैं। याद रखो गाइस, x लिमिटिंग रिएजेंट का ही रहता है, बट वो निकालने के लिए पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो पता करने के लिए हम लोग x दोनों का निकालते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन वापस लिखो, रिएक्शन वापस लिखो, N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3। अब गाइस N2 के कितने मोल्स थे, तो N2 के थे 2.5 मोल्स, H2 के कितने मोल्स थे, उसके थे 10 मोल्स, NH3 के कितने हैं, तो उसके है 0 मोल्स। अब गाइस N2 माइनस मतलब N2 के मोल्स माइनस x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1x आएगा, 1x मतलब सिर्फ x, 10 माइनस यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3x, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 0, बट प्रोडक्ट बनता है तो प्लस 2x। अब गाइस x की वैल्यू हम लोगों की कितनी है 2.5 है, तो 2.5 माइनस 2.5 कितना बच जाएगा, तो ये 2.5 ही बच जाएगा। 10 माइनस 7.5 कितना बच जाएगा, ये 2.5 बच जाएगा। एंड 2 इंटू 2.5 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो गाइस क्या मिला, ये 0 मतलब N2 कुछ बचा ही नहीं, बिकॉज लिमिटिंग है तो कुछ बचने ही वाले। एक्सेस कितना बचा, H2 एक्सेस में था विच इज 2.5 मोल लेफ्ट। NH3 कितना बचा, सॉरी कितना बना, तो ये 5 मोल बने। अब गाइस तुम लोगों को मोल्स नहीं पूछे, तुम लोगों को मास पूछे हैं, तो मुझे बताओ मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना आया, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना बचा 2.5 हाँ, अब ये कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। गाइस ये याद है ना कि ये सब भूल रहे हो, पहली वाली चीजें भूल तो नहीं रहे हो। मास अगर निकालना है तो लिख देता हूं पहले, नहीं तो भूल गए रहोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2 अपॉन मोलार मास ऑफ H2। अब हम लोगों को मास लेफ्ट निकालना है, मतलब मास निकालना है,
तो H mass of H2 is number of moles of H2 multiplied by molar mass of H2। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आए, 2.5 बच गए। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H2 कितना रहता है गाइस, ये रहता है 2। तो 2.5 इंटू 2, 5 ग्राम एक्सेस रिएजेंट बच गया गाइस। ये स्टेप फॉलो हुई। अब अमोनिया कितना फॉर्म हुआ गाइस, अमोनिया के 5 मोल बने हैं। 5 मोल मतलब कितना, 5 मोल मतलब कितना, वो तुम लोगों को निकालना है। तो गाइस देखो, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड कैसे होगा, इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गाइस, नंबर ऑफ मोल्स है 5 गुणा मोलार मास ऑफ अमोनिया विच इज 17। तो गाइस कितना मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को ये कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 85 ग्राम्स। ठीक है। अब गाइस ये करेक्ट है कि नहीं वो देखने के लिए तुम लोगों के पास और एक मेथड है। मुझे बताओ इनिशियल मास कितना था, इनिशियल मास था 70 प्लस 20 कितना था 90 ग्राम्स। रिएक्शन में मास कभी चेंज नहीं होगा गाइस, तो अभी भी कितना है 5 ग्राम्स और 85 ग्राम मतलब 90 ग्राम ही है, मतलब तुम लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो लिख दो गाइस, ये कंप्लीट कर दो। अगेन ये क्वेश्चन कितने लोगों का सॉल्व हुआ, हैंड रेस करो। ये क्वेश्चन कितने लोगों का एटलीस्ट नंबर ऑफ मोल्स तक सॉल्व हुआ, मतलब इस स्टेप तक कितने लोगों ने सॉल्व कर पाए, इस स्टेप तक कितने लोग सॉल्व कर पाए। अरे बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है, तो तुम लोग सिर्फ आंसर सेंड नहीं कर रहे हो लगता है। ओके, तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। नाउ यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। ओके गाइस, ब्रेक चाहिए या जल्दी निकलना है, ब्रेक या जल्दी छोड़ना है। ये करने मुझे बहुत मजा आता है। ओके, तो चलो, बहुत लोग जल्दी छोड़ना है बोल रहे हैं, जल्दी छोड़ दूंगा गाइस, डोंट वरी। ठीक है, ओके, तो चलो गाइस, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट समझ में आ रहा है क्या, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन चाहिए। यू कांट गेट बोथ। ये ऐसे भी लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब ऐसे मैंने मन ही मन में सोचता हूँ कि अभी क्या बोलूं इनके लिए, बट कुछ बोल नहीं पाते ऑनलाइन लेक्चर में, क्लासरूम में मिलना। ओके, तो गाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, मतलब जिन लोगों का अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन, जो सीईटी नीट और जेई मेंस लेवल का है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन जिन लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो सीईटी और नीट लेवल का क्वेश्चन ऐसे समझ लो, नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ए प्लस 3b गिविंग अस 2c प्लस डी। ठीक है, तो गाइज ये है, एंड दे हैव गिवन अस दैट यू हैव 5 मोल्स ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड फाइंड सी एंड डी फॉर्म। ठीक है, इतना ही करना है, नथिंग एल्स। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम लोगों को डायरेक्ट मोल्स दे के रखे हैं, वॉल्यूम और मास नहीं दिया है, तो तुम लोगों को वॉल्यूम और मास से कुछ निकालना नहीं है, तुम लोगों को डायरेक्ट मोल्स देके रखे हैं, तुम लोगों को मोल्स के थ्रू डायरेक्ट आंसर निकालना है। जल्दी करो, चलो सॉल्व इट फास्ट।
वेरी नाइस। स्नेहा, सिद्धेश, विमी, भक्ति, करेक्ट आंसर है। लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट हो गया था ओल्ड स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट हो गया था, ये टॉपिक हो गया था पहले। न्यू स्टूडेंट्स, तुम लोगों के आंसर नहीं आ रहे, बताओ जरा आंसर्स बताओ। ओके, साहिल करेक्ट आंसर है, चेतन करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। रश्मि करेक्ट आंसर है, चेतन करेक्ट है। हाँ, अरे बहुत बहुत ही अच्छा डाउट है, किसने भेजा है? यश ने भेजा है कि दोनों का एक्स इक्वल हो सकता है क्या? दोनों का एक्स इक्वल हो सकता है। अब मुझे बताओ गाइस, दोनों का एक्स अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा? यश का डाउट है, यश सोंजे का डाउट है। तो दो अगर एक्स इक्वल हुए तो क्या होगा? दोनों के एक्स इक्वल हो गए तो क्या होगा? दोनों के एक्स अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा? मैं ही ये क्वेश्चन अभी तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, मतलब मैं नहीं आंसर देने वाला हूँ, मैं ही ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। अगर दोनों के एक्स इक्वल हो गए तो क्या होगा? देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, ऑल द कंपाउंड्स विल गेट कंज्यूम्ड। करेक्ट बोल रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, एंड जितने भी कंपाउंड्स है सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों के दोनों खत्म हो गए। समझ में आ रहा है? तो चलो, जय करेक्ट आंसर है, स्नेहा करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को एक्स निकालना रहता है, पता होगा तुम लोगों को, सुना तो होगा। तो गाइज एक्स ऑफ ए का एक्स कितना आएगा? गिवन नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1, तो ये आ जाएगा 5। एंड बी के नंबर एक्स कितने आ जाएंगे बी के रिस्पेक्ट में? तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स विच इज 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा 3.33। ठीक है, तो गाइज हम लोगों का एक्स कौन बन गया? लिमिटिंग रीजन कौन बन गया? बी बन गया, बिकॉज 3.33 5 से हमेशा कम रहने वाला है, तो ये हम लोगों का बन गया एक्स। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे? 5 माइनस एक्स, यहाँ पे तुम लोग करोगे 5 माइनस एक्स, यहाँ पे तुम लोग करोगे 10 माइनस 3x। ऊपर वाला नंबर भूलना मत, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0 प्लस 2x एंड यहाँ पे 0 प्लस x। ठीक है, तो क्या होगा गाइस? 5 माइनस 3.33 विच विल बिकम 1.67 मोल। यहाँ पे क्या होगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो तुम लोगों को इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 3.33, तो इसका आंसर आएगा 6.66। एंड यहाँ पे ये बन जाएगा सिर्फ 3.33, तो ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3.33। ठीक है, तो गाइज दीज आर योर आंसर्स। देखो किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो आई होप ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो सबको आ गया होगा, बिकॉज ये लास्ट वाला सबसे इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। गाइज स्टोइकोमेट्रिक कोई कैलकुलेशंस खत्म। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स खत्म। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी तो यही रहेगा। ठीक है, तो पहले तुम लोग ये कर लो, परसेंटेज निकालना है गाइस। स्कूल के जमाने से हम लोग परसेंटेज निकालते आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल के जमाने से हम लोग परसेंटेज निकालते आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। याद रखो, परसेंटेज के लिए मैं तुम लोगों को हर टाइम अलग अलग फॉर्मूलाज लिख के दे दूंगा। ठीक है, बट परसेंटेज निकालना वो हम लोगों के ब्रेन को ही जमना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को अंदर से समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकलने वाला है। उसके लिए हम लोगों को किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इनिशियल स्टेज रहने की वजह से परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो लगेंगे ही, बट स्टिल वी शुड गेट इट कि हाँ भाई, मुझे एक स्पेसिफिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकालने बोला है, तो मैं क्या करूंगा वो हम लोगों को पता चलना चाहिए।
चलो बढ़े आगे गाइस। सो नाउ परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाए, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेंगे। अभी तक हम लोगों के गाइस कितने क्वेश्चन हुए रहेंगे, एक 50 के ऊपर चले गए रहेंगे क्वेश्चन आई गेस। कैलकुलेट, ओल्ड बैच में भी ये हुआ रहेगा शायद से, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख के तुम लोगों को पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो और एक अच्छी नई चीज पता चल जाएगी तुम लोगों की। 150, अरे ये ज्यादा ही हो गए रहेंगे, ठीक है। 150 अगर हो गए तो और अच्छी बात है। जितने हम लोग क्वेश्चन करेंगे गाइस सॉल्व, उतनी हम लोगों की प्रैक्टिस होगी। एंड जितने भी मैं तुम लोगों को इधर क्वेश्चन करवाऊँ तुम लोगों के होमवर्क में, या फिर तुम लोगों के घर बैठे जब तुम लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, तो तुम लोगों के 20% ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे एट दिस स्टेज। याद रखो, बिल्कुल भी डिमोरलाइज्ड मत होना। तुम लोगों को मेरे ही वर्ड सुन के डिमोरलाइज्ड फील हो रहा होगा कि साला इतना करके भी अगर इतना ही आ रहे तो फायदा क्या है। बट मैं जितना तुम लोगों को सॉल्व कराऊंगा, धीरे धीरे तुम लोगों की उतनी हैबिट बनती जाएगी क्वेश्चन सॉल्विंग की, एंड फिर अपने आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तुम लोगों को करना क्या है, इस स्टेज पे घर पे तुम लोगों को खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। याद रखो, इनिशियल स्टेज पे एक एक क्वेश्चन मतलब मिनिमम मिनिमम है, ठीक है। 5 से डिमोरलाइज्ड का मीनिंग क्या है, मतलब कि मोरल डाउन होना, हिम्मत टूट जाना, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। कि तुम लोगों की हिम्मत ही टूट जा रही होगी या फिर मूड ही खराब हो रहा होगा ये सुन के। बट गाइस याद रखो, इनिशियल स्टेज में एक क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट दो। हम लोगों का कैसे रहता है, अरे एमसीक्यू है, एग्जाम में मुझे 1 मिनट के अंदर, एग्जाम में मुझे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है तो मैं इधर भी 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करूंगा। या फिर एग्जाम में मुझे 2 या 3 ही मिनट मिलते हैं, तो मैं मतलब नीट वालों को 1 मिनट मिलता है एंड जेई वालों को 2 से 3 मिनट मिलते हैं, तो मैं 2 से 3 मिनट में ही सॉल्व करूंगा। नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा या फिर कुछ अलग अल्टरनेटिव ले लूंगा, गूगल कर लूंगा। गाइज ऐसा मत करो, एक क्वेश्चन को मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मिनट देके रखो। चाहिए तो ये अलार्म या फिर स्टॉप वॉच बाजू में रख देना। एंड इनिशियल स्टेज में तुम लोगों को 5 से 10 मिनट लगेंगे ही। जब तुम लोग स्टार्टिंग में 100 एमसीक्यूज भी अगर ऐसे एकदम शिद्दत से सॉल्व कर लिए ना तुम लोग, तो उसके बाद तुम लोगों की स्पीड अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तुम लोगों को सॉल्व करने की मेथड्स अपने आप पता चलना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद आराम से एमसीक्यू सॉल्व होंगे। बट इनिशियल स्टेज में 5 से 10 मिनट हर एक एमसीक्यू को देना, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उसके साथ, उसे समझो कि क्या पूछा गया है। पहले तो हम लोगों को एमसीक्यूज की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती। अब यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन लेता हूँ तो पहले मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। तो तुम लोगों को पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो तुम लोगों को लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है। बट बुक में तुम लोगों को टॉपिक दिया नहीं रहता, रैंडम क्वेश्चन रहता है, तो हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई ये क्या पूछा है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू गिव इट सम टाइम, थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड उसके बाद ट्राई करना, यू विल गेट इट, ठीक है। तो कैलकुलेट, क्या पूछ रहा था मैं क्वेश्चन भूल गया। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो गाइज सबसे पहले तो मुझे बताओ कैल्शियम का परसेंटेज मास कैल्शियम कार्बोनेट में पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है, आज का होमवर्क तुम लोगों को क्लासरूम पे मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है, CaCO3, वेरी नाइस। अभी कौन अभी पहले ही क्वेश्चन सेंड कर रहा है, क्वेश्चन या आंसर। ओके, सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो ये CaCO3 है। अब CaCO3 में इसका पहले मास निकालो, मुझे बताओ इसका मास कितना है, इसका मोलार मास कितना है। CaCO3 का मोलार मास गाइस ये सेंचुरी मारता है, तो ये 100 है, ठीक है। याद रखना दिस इज 100। अब मुझे बताओ कैल्शियम का मास कितना रहता है, कैल्शियम का मास कितना रहता है, कैल्शियम का मोलार मास कितना रहता है गाइस, मोलार मास ऑफ कैल्शियम इज 40, वेरी नाइस। तो गाइस कैल्शियम का मोलार मास रहता है 40। तो गाइस कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास है 100, जिसमें 40 ग्राम्स या फिर 40 कंट्रीब्यूशन रहता है कैल्शियम का। तो मुझे बताओ परसेंटेज वाइज ये कितना हो गया, मतलब पहला क्वेश्चन मैंने एकदम इजीएस्ट लिया है, तो मुझे बताओ परसेंटेज वाइज ये कितना हुआ। खत्म गाइस, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है क्या, मतलब मुझे बताओ ये तुम लोग डायरेक्ट बता पाते हो ना। क्यों बता पा रहे हो, बिकॉज ये नंबर अभी इजी है। बट थोड़े से डिफिकल्ट नंबर आने के बाद भी हम लोग को ये करने आना चाहिए।
तो ये 40% हो गया। अब मैं तुम लोगों को नाम के लिए फॉर्मूला बता के दिख रहा हूँ। परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, mass of that element divided by mass of that compound multiplied by 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो गाइज ये तुम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये विदाउट फॉर्मूला सॉल्व किया है, तो मैं यही बता रहा था कि परसेंटेज जो है ना वो अंदर से समझ में आना चाहिए। फॉर्मूलाज एंड ऑल अरे यार बचपन से निकालते आ रहे हैं। आई गेस 7th स्टैंडर्ड में ये इंट्रोड्यूस होता है, अभी मुझे याद नहीं है कौन से स्टैंडर्ड में ये परसेंटेज एंड ऑल आते हैं। ठीक है, बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम हो गया मैं स्कूल में था तब से। 5th में, ओके 5th में परसेंटेज सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी हम लोग 6 साल के बाद वापस वही सेम चीज कर रहे हैं। तो गैस ये अपने आप अभी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैसे आएगा? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम विच इज 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड विच इज अगेन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 मर गए, what you will get? You will get 40%। खत्म। इज इट डिफिकल्ट? चलो और एक क्वेश्चन लो। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन इन मीथेन एंड ईथेन। ये तुम लोग खुद करोगे, मीथेन एंड ईथेन। ईथेन में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों की मिस्टेक्स कहाँ पे होती है वो भी गाइस मैं बता रहा हूँ, तो वो चाहिए तो वहां पे लिख देना कि यहाँ पे ऐसे वैसे किसी चीज में गड़बड़ हो सकती है। गाइस डोंट वरी, ब्रेक मत मांगो, मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा। जल्दी मतलब मैं जब जल्दी बोलता हूँ तो मैं एक्चुअल में बहुत जल्दी छोड़ता हूँ। तो ब्रेक में तुम लोगों को 10 मिनट का दूंगा, बट अगर मैं जल्दी छोड़ूंगा बोल रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों को एक 15-20 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा। तुम लोग भी फ्री, मैं भी फ्री, बाद में तुम लोगों को जो चाय नाश्ता करना है कर लो। सिद्धेश करेक्ट आंसर है, खाने का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। पूर्वल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। विमी आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, बट सेकंड वाले में आपने कुछ तो गड़बड़ की है। रश्मि बोथ आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। सिद्धेश फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, अर्णव करे फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, विमी नाउ बोथ आंसर आर करेक्ट, भक्ति फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, तो चलो गाइस, फहाद फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। गाइस मैंने बोला ना सेकंड में तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। धनंजय फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, साहिल बोथ आंसर आर करेक्ट, स्वराज सेकंड आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट में आपने कैलकुलेशन एरर किया है कुछ तो, आपका आंसर करेक्ट मतलब क्लोज है, तो कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक है। साची करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों। सिद्धेश बोथ आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, तो गाइस सेकंड आंसर में लोगों ने क्या मिस्टेक की है वो देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो मीथेन में पूछा है ना, तो पहले मीथेन का सॉल्व कर लेते हैं। अब गाइस CH4, मुझे बताओ मीथेन का मोलार मास कितना होता है? CH4 का मोलार मास कितना आता है? 16। अब गाइस मुझे बताओ कार्बन का मोलार मास कितना रहता है? 12। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? 4 3 जा, 4 4 जा, 4 1 जा, 4 25 जा, 3 into 25 इट विल बिकम 75%। कोई शक? अब गाइस सेकंड तुम लोगों को इथेन के अंदर पूछा है, तो C2H6। अब गाइस कार्बन इज C2H6, इसका मोलार मास हो जाएगा 24 + 6 विच इज 30। मोलार मास सबको निकालने आते हैं अभी? फहद करेक्ट आंसर है, देवांत करेक्ट आंसर है, अर्पिता करेक्ट आंसर है। मोलार मास सबको निकालने आता है ना? अब गाइस मुझे बताओ कार्बन का मास इथेन में कितना है?
इथेन में गाइस 2 कार्बन है, ये मत भूलना, इथेन में 2 कार्बन है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 12 एंड यू विल गेट 24। मेरी भावनाएं पहुंच रही है? ये 24 क्यों हुआ? ऊपर का ये 12 नीचे मत लो, इसलिए मैंने बोला था कि तुम लोग सेकंड वाले में मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो 24 बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 और 0 मर गए, 3 1 जा, 3 8 जा, 8 इंटू 10 यू विल गेट 80%। खत्म, एज सिंपल एज दैट। कोई शक? गाइस ये समझ में आया? अब जरा ऊपर वाले लेवल पे जाए, हायर लेवल पे। अब तुम लोगों को मतलब ये, अभी तुम लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, मैं आज के एग्जाम में एक्चुअली में ऐड करने वाला था, बट मैंने सोचा कि आज के एग्जाम में नहीं करता, बिकॉज अभी तक तुम लोगों को ये मैंने पढ़ाया नहीं था, बट मुझे देखना था कि तुम लोगों को आ रहा है, बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, नहीं करता है। तो गाइज ये एक मस्त क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, कैलकुलेट द मिनिमम मोलार मास, मिनिमम मोलार मास ऑफ इंसुलिन। ओके, तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन एंड तुम लोगों को ये अभी सॉल्व करना है। मुझे बताओ कैसे करोगे, मुझे बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तुम लोगों को इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं पता है एंड मोलार मास निकालना है, मतलब ऊपर ही मैंने अभी पूछा सबको यहाँ पे मोलार मास निकालने आता है ना, तो सबने बोला हाँ, क्योंकि तुम लोगों को तभी फॉर्मूला पता था। अब तुम लोगों को फॉर्मूला दिया ही नहीं है एंड मोलार मास पूछा है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे मैसेज भी किया है कि इंसुलिन का फॉर्मूला क्या रहता है, मुझे भी नहीं पता गाइस, ये इंसुलिन का फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता। सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। इंसुलिन का फॉर्मूला तो गाइस मुझे भी नहीं पता है, और मुझे पता करना भी नहीं है। तो बताओ गाइस कैसे करेंगे इसे सॉल्व। ओके सिद्धेश, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है आपका। तो गाइस यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोगों को पता रहना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है गाइस? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों को शायद से मास ऑफ कंपाउंड पूछा है क्या? तुम लोगों को मास ऑफ कंपाउंड पूछा है क्या? करेक्ट और रॉन्ग? आई गेस वही पूछा है। एंड मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों को मास ऑफ एलिमेंट पता है क्या? मुझे बताओ सल्फर का मास कितना रहता है? सल्फर का मास 32 ग्राम पर मोल रहता है, तो ये भी तुम लोगों को पता है। एंड तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे के रखा है क्या? अरे यहाँ पे दिख रहा है, दे के रखा है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो ना। 3.2 इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंसुलिन, अब कंपाउंड क्या बन गया? मास ऑफ इंसुलिन बन गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब गाइस 3.2 1 जा एंड 3.2 10 जा, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? 3.2 1 जा एंड 3.2 10 जा, दिख रहा है, एंड 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा, तो मास ऑफ इंसुलिन कितना होगा? मास ऑफ इंसुलिन कितना बन जाएगा? 1000। अरे समझ में आया क्या? चलो तो ये लिख दो, कंप्लीट कर दो, कंप्लीट दिस फास्ट। अब गाइज यहाँ पे तुम लोगों को कुछ एक गड़बड़ दिख रही है क्या क्वेश्चन में? कुछ गड़बड़ दिख रही है क्वेश्चन में? क्योंकि मुझे दिख रही है। क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? हाँ, ये मिनिमम वर्ड। गाइस तो मिनिमम का मीनिंग क्या है?
मिनिमम का मीनिंग क्या है? मिनिमम मतलब मिनिमम पॉसिबल मोलार मास एंड, हाँ मतलब लोएस्ट वैल्यू ऑफ मोलार मास विच इज पॉसिबल। व्हाई लोएस्ट वैल्यू? कंसिडरिंग दैट, याद रखो मिनिमम मोलार मास मतलब क्या? मिनिमम मोलार मास का मीनिंग रहता है, मिनिमम मोलार मास का मीनिंग रहता है ओनली वन सल्फर इज प्रेजेंट। दिस इज जस्ट अजम्पशन, ठीक है? क्योंकि देखो गाइस, अगर सल्फर दो होते, एक के बदले अगर सल्फर दो होते, तो यहाँ पे ये मास भी डबल हो जाता, 2000 हो जाता। अगर तीन सल्फर होते तो ये मास ट्रिपल हो जाता, 3000 हो जाता। अगर चार होते तो ये मास 4 टाइम्स क्वाड्रपल हो जाता, मतलब 4000 हो जाता। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट मोलार मास if 5 sulfur molecules are present, 5 sulfur molecules नहीं, atoms are present। तो गाइज अभी 5 सल्फर का मास कितना होगा बताओ? 5 सल्फर का मास कितना होगा? तो 5 × 32, करेक्ट। एंड 5 × 32 कितना हो जाता है गाइस? तो ये बन जाता है 160। देख लो करेक्ट है क्या मैं? तो गाइस अब परसेंटेज ऑफ सल्फर इज नथिंग बट, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज नथिंग बट मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट। अब गाइस परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना देके रखा था हम लोगों को? वो देके रखा था 3.2, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर विच इज नाउ 160 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंसुलिन जो कि हम लोगों को निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब गाइस मास ऑफ इंसुलिन कैसे निकालोगे? मास ऑफ इंसुलिन इज इक्वल्स टू 160 बाय 3.2 into 100। सर इंसुलिन इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। अरे बाबा, यही ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे कंटिन्यू हो रहा है गाइस, ऐसा मत करो। तो अब ये बाकी का कैलकुलेशन करके देखो, 5000 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। 5000 इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो तुम लोग फिर यहाँ पे बोलोगे सर परसेंटेज भी आपने नहीं दिया है, मुझे तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, ऊपर वाला ही क्वेश्चन गाइस हम लोग नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। आ रहे हैं सबको आंसर 5000? चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। फिर इसमें और एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गाइस, परसेंटेज में ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, ओके। तो गाइस अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो तुम लोगों को दिमाग फोड़ने देने वाला हूं मैं, ठीक है? तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन की टाइप मैं खुद अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगेन याद रखो, मैं कितनी भी टाइप्स बताऊं, एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो मेरे मुझसे छूट जाएगा। ऑब्वियस है ना, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं तुम लोगों को कंसेप्ट बता सकता हूँ कि परसेंटेज बाय मास ऐसे निकाल सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तो क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो अब ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो तुम लोग खुद सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन इज, if hemoglobin contains, if hemoglobin contains 0.25% of iron and its molar mass is, its molar mass is 89,600,
then calculate number of Fe present in one hemoglobin molecule. Guys, HB हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म रहता है, HB हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है, तो वो याद रखना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन एंड इंसुलिन? ई नहीं आता इंसुलिन के स्पेलिंग में, बस उतना ही है, मतलब ई रहता ही नहीं है. अच्छा, यहाँ पे मैंने इंसुलिन पहले ई लिखा था बाय मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी एक छोटी सी. ई नहीं आता इंसुलिन की स्पेलिंग में. हाँ, ये मैं तुम लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ गाइस, ये तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, तो डू इट फास्ट. तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो 5 मिनट. मैंने बोला है ना कि हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट देना, तो मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सॉल्व इट. गाइस एक हिंट, हम लोगों के फॉर्मूला को यूज करो. फॉर्मूला लिख के दिया है ना, तो उसको यूज करो, उसमें कोई भी शर्म आने वाली बात नहीं है, बिंदास उसका यूज करना. पूर्वल करेक्ट आंसर है. डैम. फहद करेक्ट आंसर है. साची करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. गुड गुड. गाइस तुम लोगों को अभी परसेंटेज पहले से देके रखा है 0.25%. ठीक है, एंड हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, सिद्धेश करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. धनंजय एंड, अच्छा हाँ, ओके, धनंजय अर्पिता तुम लोगों का आंसर करेक्ट है, बट स्टिल देयर इज वन फ्लॉ. ओके, वो मैं तुम लोगों को गिवन के फॉर्म में दे रहा हूँ, मतलब कुछ लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी. मास ऑफ आयन हम लोगों को पता नहीं है ना, मतलब मास ऑफ आयन एक्चुअली हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में लिया भी था, बट अभी हम लोग भूल गए. तो मास ऑफ आयन जो है वो रहता है गाइस 56. एक आयरन का मास रहता है 56. नाउ राइट, भक्ति करेक्ट आंसर है. अर्णव करेक्ट आंसर है. रश्मि करेक्ट आंसर है. ओके, तो धनंजय एंड अर्पिता अभी बताओ कितने आयन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मास ऑफ वन आयन इज 56, एंड तुम लोगों को जो भी आंसर आया है उसके कंपैरिजन में ये कंपेयर करो. प्रिया सेम, आपने मास ऑफ आयन नहीं निकाला है, मतलब आपने टोटल मास ऑफ आयन निकाला है, टोटल मास ऑफ आयन निकाला है. विमी करेक्ट आंसर है. ये टाइप का क्वेश्चन पहले हो गया था क्या तुम लोगों का? बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे दिए बहुत लोगों ने. अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हुआ था क्या? धनंजय करेक्ट आंसर है, तो ये तो चीटिंग हो गई. टेस्ट में आया था. अरे हाँ, ये मैंने ही पूछा था. करेक्ट. स्वराज करेक्ट आंसर है. कॉपी कर रहे हो. अनिकेत करेक्ट आंसर है. हम्म, करेक्ट करेक्ट, बराबर. ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये बहुत बार पूछा है. आई नो, जो क्वेश्चंस गाइस इंपॉर्टेंट रहते हैं वो बार बार रिपीट होता है, मतलब बार बार मैं टेस्ट में पूछता हूँ. अर्पिता करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. अभी आपको समझ में आ गया. ओके, तो गाइस अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं. अभी तक 5 मिनट एक्चुअली हुए नहीं है. कोई सॉल्व कर रहा है क्या? जो सॉल्व कर रहा है प्लीज रेज योर हैंड. स्टूडेंट्स विच आर स्टिल ट्राइंग, रेज योर हैंड्स. ओके, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स. तो गाइस फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो,
एंड फिर तुम लोगों को जो भी डेटा मिल रहा है वो फॉर्मूला में पुट करो, सी इफ यू आर गेटिंग योर आंसर और नॉट। जेई में इंसुलिन और हीमोग्लोबिन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है क्या? यस, दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दीज टू कंपाउंड्स and they might give you some other compounds, some other new compound. Guys, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन ये सारे बायोलॉजी में भी आते हैं, एंड बट एट द एंड ये सारे जो कंपाउंड्स है वो केमिकल्स से ही बने हैं ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो केमिकल्स से बने हुए कंपाउंड्स है तो ऑब्वियसली वो केमिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे। एटम्स ही है ना वो, एट द एंड मॉलिक्यूल्स ही है बड़े बड़े। या कुछ लोगों को लगता है कि ये सारे कंपाउंड कुछ अलग चीज से बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो चलो गाइज अब स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्व करना। ऑलमोस्ट टाइम इज अप, 5 मिनट हो गए। तो नाउ ओवर हियर, percentage of iron is nothing but mass of iron divided by mass of hemoglobin multiplied by 100। अब गाइस परसेंटेज ऑफ आयन दिया है 0.25। 0.25 को हमेशा आदत डाल के रखना 1/4 लिखने की, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ Fe अपॉन हीमोग्लोबिन का मास देके रखा है 89,600 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, दिख रहे हैं 0 0 कैंसिल आउट होते हुए। तो तुम लोगों को मास ऑफ Fe कितना मिला? मास ऑफ Fe कितना मिला? 896 डिवाइडेड बाय 4। देखो 896 ऊपर चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसको डिवीजन में लेके जाएंगे तो 2 2 4 इतना मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो Fe का मास 224 मिल रहा है। गाइस मुझे बताओ, एक Fe का मास 224 रहता है, एक Fe का मास 224 नहीं 56 रहता है। एक Fe का मास अगर 56 रहता है तो कितने Fe का मास 224 आएगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 224 इधर मल्टीप्लाई होगा, 56 नीचे डिवीजन में चला जाएगा। तो 224 के डिवीजन में 56 करना है हम लोगों को, तो देयरफॉर एक्स Fe का मास हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 56। इसको अगर हम लोग डिवीजन में लेके जाएंगे तो हम लोगों को आएगा 4 Fe। समझ में आया ये? गेटिंग इट गाइस? परसेंटेज मास के ऊपर इसके बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली दे माइट आस्क सम अदर न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, बट जो मेजर पार्ट था, मतलब जो मेजर क्वांटिटी है क्वेश्चंस की, ठीक है, या फिर मेजर कंट्रीब्यूशन जिन क्वेश्चंस का रहता है वो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें सेकंड और थर्ड टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इंसुलिन वाला क्वेश्चन और हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन ये सबसे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो गाइस कोई शक यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो गाइस अब एक लास्ट पार्ट, ठीक है, एंड देन यू विल बी फ्री, ठीक है। तो थक गए हो तो जरा मुंह वूह धो के आ जाओ, मतलब मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, बट ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये इतना करने के बाद तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा, एंड इट इज अ स्मॉल पार्ट, डोंट वरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका हम लोगों को बेसिक जान के लेना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, अलग मेथड से भी गाइस याद रखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स रहते हैं, तो मैंने जिस मेथड से दिखाया उसी मेथड से तुम लोगों को आंसर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग अलग मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो, फिर भी आंसर करेक्ट ही आ रहा है तो अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियस है, एक से ज्यादा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम लोग एक फॉर्मूला से ले सकते हैं, ठीक है। तो Anuj, you have to go for organic chemistry for that purpose. Even in inorganic chemistry, you can make it. Okay. तो अब
गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेक्चर इज स्टिल व्हाट, मतलब लेक्चर कब तक है? लेक्चर का टाइमिंग कितने बजे तक था? 10 o'clock तक का ही है ना? ओके, तो यप तुम लोगों को मैं बहुत जल्दी छोड़ूंगा, डोंट वरी। अब गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला एकदम मस्त है, टाइम पास है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। मुझे बताओ एम्पेरिकल इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बट एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बट उसका मीनिंग क्या है? एम्पेरिकल, ये इसका मीनिंग क्या है ना? स्मॉलेस्ट है कुछ भी। गाइस एम्पेरिकल इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ग्रेट है कुछ भी, वो एम्पायर रहता है, ग्रेट नहीं रहता। सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं, कंटेनिंग द हाईएस्ट नहीं। तो गाइस एम्पेरिकल का मीनिंग रहता है एक्सपेरिमेंटल, एम्पेरिकल का मीनिंग रहता है एक्सपेरिमेंटल। सो द फॉर्मूला derived or calculated by experimental means, experimental means is called as empirical formula, empirical formula। तो guys याद रखना, empirical formula is nothing but experimental formula, ठीक है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, formula of a compound, formula of a compound in simplest whole number ratio, whole number ratio of atoms, of atoms is called as, is called as empirical formula, ठीक है। empirical formula अभी मैं EF से दिखाऊंगा, molecular formula में MF से दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइज molecular formula में यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ पे empirical formula मुझे बताओगे मैसेजेस में। देखो जो लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं C2H2 का, गाइस मुझे बताओ C2H2 में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2 2 है, मतलब रेशियो है 2:1, करेक्ट और रॉन्ग? मुझे बताओ C2H2 में कार्बन और हाइड्रोजन, इनका नंबर 2 2 है, मतलब 2:2 है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा गाइस? 1:1। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH, 2 से 2 मर गए, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा CH, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH। अब गाइस अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C2H2 का, सॉरी C2H6 का, अब मुझे बताओ इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 2:6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आता है? 1:3। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है? अब मुझे बताओ अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C4H10 का, C4H10 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 2 जा 2 5 जा, C2H5। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का, सिंपलेस्ट रेशियो, दैट्स इट, ठीक है। अगर अभी थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं, C6H12O6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा बताओ? इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? C3H6O3। ओके, यही आ रहा है पक्का? नहीं, करेक्ट बोल रहे हो। गाइज इस पूरे को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 एंड 6 1 जा। सिंपलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1H2, समझ में आ रहा है क्या? देखो अब मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को दे दिया ठीक है, तो अगर तुम लोगों को दे दिया CH3-C डबल बॉन्ड OH। अब गाइस पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं फिर भी। तो गाइस मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले निकालो। बहुत फास्ट हो गया तुम लोग।
तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है गाइस? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एंड इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? तो CH2O। गाइस देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने में किसी को कुछ प्रॉब्लम? एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो ये कंप्लीट कर दो, चलो फास्ट कंप्लीट दिस। Now, next is calculation of empirical formula by using percentage, ठीक है, by using percentage of an element। तो calculation of empirical formula by using percentage of an element, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या रहते हैं वो तुम लोगों को समझना है। चलो गाइज, इतना होने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हम लोगों का 50% हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज ओवर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है, ठीक है। और 2 लेक्चर्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को चैप्टर स्वीट एंड सिंपल लगा, विच इज एक्चुअली नॉट, ठीक है। बच्चों को इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट लॉज, लॉज तो यार बहुत सिंपल है, वो तो करा देंगे, 15 मिनट नहीं लगते उनके लिए, 15 मिनट में वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लॉज गाइज, लॉज तो एकदम सिंपल है, जो कि हार्डली 5-10 मिनट में हो जाएंगे, ओके। अब गाइज गूगल क्लासरूम की लिंक तुम लोगों को अगर चाहिए तो तुम लोगों को अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सागर सर, प्रीति मैम, सुष्मिता मैम, इनको कांटेक्ट करो, तुम लोगों को लिंक्स मिल जाएंगी, ओके। तो गाइज नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। तो गाइज ये करने के लिए तुम लोगों को एक सिंपल टेबल पता रहना चाहिए, ये करने के लिए तुम लोगों को एक सिंपल टेबल पता रहना चाहिए। वो सिंपल टेबल अगर तुम लोगों को आ गया तो तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टेबल इज क्वाइट इजी। टेबल क्या है? तो सबसे पहले एलिमेंट, फिर है उसका परसेंटेज, फिर है उसका एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो इज परसेंटेज अपॉन मोलार मास, फिर है सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो इज एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो, एंड फाइनली तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो यस गाइस, सो नेक्स्ट, अब देखो, पहले एलिमेंट के नाम लिखना है, फिर परसेंटेज के नाम लिखना है, उसके बाद तुम लोगों को एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालोगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलार मास। फिर तुम लोगों को निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो, एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो, एंड देन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये देखते हुए तुम लोगों को बहुत वेग लग रहा होगा, बट जैसे ही क्वेश्चन पता चल जाएगा, क्वेश्चन दिख जाएगा, तुम लोग इसको धड़ाधड़ सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला for a compound containing 80% कार्बन, ठीक है। तो 80% कार्बन वाले कंपाउंड का तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सेम टेबल बनाओ और फिर स्टार्ट। नहीं तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन है मैं करा के दे देता हूँ। तो गाइस सेम टेबल बनाना है। पहले क्या आएगा? एलिमेंट, पहले क्या आएगा? एलिमेंट। उसके बाद क्या आता है गाइस? परसेंटेज, उस एलिमेंट का परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? तो एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो इज नथिंग बट परसेंटेज अपॉन मोलार मास। उसके बाद आता है सिंपलेस्ट रेशियो, एंड उसके बाद आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब गाइस मुझे बताओ, 80% कार्बन है, बट कंपाउंड तो 100% रहना चाहिए। अगर कार्बन 80% है तो दूसरी चीज क्या रहेगी?
कार्बन अगर 80% है तो दूसरी चीज क्या रहेगी, कार्बन के साथ यूजुअली दूसरी चीज क्या रहती है, हाइड्रोकार्बन में दूसरी चीज हाइड्रोजन रहता है। तो गाइज यहाँ पे तुम लोगों को समझ के लेना है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज 20% तुम लोगों को देके रखा है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुम लोगों को समझ के लेना है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज तुम लोगों को 20% देके रखा है। एंड एक्चुअली क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन आना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, तब जाके तुम लोगों को पता चलेगा कि दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर लो, हाइड्रोकार्बन कर लो। ओके, तो गाइस एलिमेंट कौन से देके रखे हैं, एक दिया है कार्बन, दूसरा दिया है हाइड्रोजन। धनंजय करेक्ट आंसर है। अब गाइस परसेंटेज कितना दिया है तुम लोगों को, 80%। हाइड्रोजन का कितना परसेंट दिया है, 20%। अब गाइस एटॉमिक रेशियो कितना आएगा, 80% डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे कितना आएगा, 20% डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 1। अब गाइस यहाँ पे तुम लोग क्या कर पाओगे, तो 4 3 एंड 4 20 करेक्ट। देखो 4 3 एंड 4 20 तो इसका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा 20/3 एंड इसका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा 20। गेटिंग इट। अब तुम लोगों को सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है गाइज। एटॉमिक रेशियो कैसे निकला समझा क्या, देखो 20/3 एंड 20 ये एटॉमिक रेशियो आए तुम लोगों के। अब तुम लोगों को सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो इज एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो। मुझे बताओ इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है गाइस। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक रेशियो आया है उसे सबसे छोटे स्मॉलेस्ट रेशियो से निकालेंगे। तो 20/3 कार्बन का एटॉमिक रेशियो सबसे छोटा है, तो उसको सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 20/3। तो यहाँ पे देखो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। तो ये बन गया 1 और ये बन गया 3। तो गाइस कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3, मतलब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH3। खत्म। अगेन आई नो सम पीपल माइट हैव फेल्ट दैट दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट दिस इज नॉट। इसको इसी टेबल के फॉर्मेट में हम लोगों को करना है एंड ये ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। इसके 4 से 5 एग्जाम्पल्स होते ही तुम लोग इसमें एकदम मास्टर बन जाओगे। ये तो जस्ट शुरुआत है, ठीक है, बट इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये तुम लोगों को, कुछ लोगों को ये 10th में भी था, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला की ये जस्ट शुरुआत है, इसे हम लोग और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। अब इसमें एक लास्ट फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो एन, या फिर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला वेयर एन इज एनी इंटीजर। मतलब क्या, तो ऊपर जाके देखते हैं। गाइस मुझे बताओ CH को अगर तुम लोगों को C2H2 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, तुम लोग यहाँ पे मुझे n की वैल्यूज बताओगे। CH को अगर C2H2 में कन्वर्ट करना है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। वेरी नाइस। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये C2H2 बन जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग। अब मुझे बताओ CH3 को अगर मुझे C2H6 में कन्वर्ट करना है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे भी 2 आएगी, परफेक्ट। अब मुझे बताओ C2H5 को यहाँ पे कन्वर्ट करना है, n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। गाइस समझ में आ रहा है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया 10 बन गया। अब गाइस CH2O को अगर मुझे C6H12 में मल्टीप्लाई करना है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। वेरी नाइस। गाइस देखो ये 1 6 से मल्टीप्लाई हो गया C6, ये 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया H12, ये 1 6 से मल्टीप्लाई हो गया O6, C6H12 O6। एंड मुझे बताओ फाइनल वाले में एन की वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल वाले में एन की वैल्यू कितनी आएगी, वहां पे 2 आएगा। तो ये C2H4O2, करेक्ट और रॉन्ग। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट n कैसे निकाले, तो गाइस n निकालना भी बहुत इजी रहता है। n का फॉर्मूला रहता है मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, ठीक है। ये दोनों का यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला है आज मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ूंगा, तो ये मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
So guys, till then, see you next time. Bye and God bless you. I hope you enjoyed our today's lecture. Okay. Bye everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye guys.